आपको मालूम है कि लोगों में हमारे यहाँ लोगों में जो सहवास की स्थिति है, साथ साथ रहने की स्थिति है, अनेक संप्रदाय है, अनेक धार्मिक ग्रंथ है। इसको जब दुनिया के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि भारत बड़ा सहिष्णु देश है। क्यों सहिष्णु है? कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को मारता ही नहीं है। कि क्यों सहिष्णु है? कि सहमत असहमत लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं पर लड़ते ही नहीं है। ये क्यों सहिष्णु है? कि जो किसी की नहीं मानता ऐसे को भी ये गांव के बाहर तो निकालते नहीं है। तो ये सहिष्णु है। परम पूज्य श्री गुरु जी ने कहा कि जो भारतीय संस्कृति को असहिष्णु कहता है, जो भारतीय संस्कृति को सहिष्णु कहता है, वो न सहिष्णुता को जानता है न संस्कृति को जानता है। क्यों? गुरु जी कहते हैं कि सहिष्णुता असहिष्णुओं के लिए गुण है, लेकिन सहिष्णुता यह मनोवैज्ञानिक रूप से एक असंभव चीज है। क्यों चीज है? उन्होंने कहा सहिष्णु का मतलब यह है कि मैं तुम्हें गलत मानता हूं, मैं तुम्हें उचित और योग्य नहीं मानता हूं, पर मैं अच्छा हूं, मैं तुमको सहता हूं, मैं तुमको सहूंगा। तो दुख सहा जाता है। तो आप कितना सहेंगे? यदि आप सह रहे हैं तो आपकी एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप सहने से इनकार कर देंगे, क्योंकि दुख जो सहा जाता है, सुख भोगा जाता है। इसलिए श्री गुरु जी कहते हैं कि हम सहते नहीं हैं। हमारी विशेषता सहनशीलता नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। तो हमारी विशेषता है आत्मीयता, हमारी विशेषता है स्वागत। जो इसलिए एक विद्वान कहता है दूसरे विद्वान से कि हे विद्वान, जो कुछ तुम देख रहे हो वह मैं नहीं देख पा रहा हूं, और जो मैं देख रहा हूं वह तुम नहीं देख पा रहे हो। तो हे असहमत, आओ हम आपस में चर्चा करते हैं। जो तुम देख रहे हो उसको मैं समझने की कोशिश करता हूं, जो मैं देख रहा हूं वह तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। और इस तरह से जो संवाद होगा उससे हम एक आम सहमति वाली सामाजिकता को उत्पन्न कर सकेंगे। और इसी इसी वृत्ति को हमारे यहाँ मध्यकाल के कवि ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो इस दोहे को खाली शब्दार्थ में मत लीजिए। इसका अर्थ है कि जो आपसे असहमत है उसको अपने निकट रखिए। उसके बहुत प्रिविलेज है, आंगन कुटी छवाए, मतलब वो धूप में मत रखिए, उसको घर के भीतर रखिए। क्यों रखिए? कि उसकी असहमतियां ही तो सवाल पैदा करेगी। जब उसकी असहमतियां सवाल पैदा करेगी और आप उन सवालों का उत्तर खोजोगे, तब आपकी अध्ययनशीलता और आपकी मननशीलता को वह तराशेगा। तो अपने असहमत के प्रति कृतज्ञ हो जाइए। जो आपसे सवाल पूछता है उसके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। जो जिज्ञासा व्यक्त करता है उसके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। और कृतज्ञता का यह एक बड़ा उपक्रम है जिसको हमने स्वाध्याय मंडल कहा है। उत्तर प्रदेश के आप कार्यकर्ताओं ने इसके अनेक प्रकार विकसित किए हैं। स्वाध्याय मंडल का कोई एक प्रकार नहीं है। स्वाध्याय मंडल का एक हेतु है। उस हेतु को प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी परिस्थिति और प्रज्ञा के अनुसार हम लोग उसका आकार बना सकते हैं, और उन आकारों को भी हम आपस में शेयर करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। पर स्वाध्याय मंडल को तत्वतः समझकर जब हम इसको व्यवहार देंगे तो मैं समझता हूं हमें बहुत सुख मिलेगा, हमें बहुत आनंद मिलेगा, और हमारे इर्द गिर्द एक सत्संग की टोली खड़ी हो जाएगी और ये बात सही हो जाएगी। तो तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। तो राम की कृपा तो अपना प्रतिष्ठान है, सत्संग अपना स्वाध्याय मंडल है, और जो प्राप्त होगा वो हमारा विवेक है। मैं समझता हूँ समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, सवाल पूछेंगे तो बात करेंगे, नहीं तो खत्म। शिवा त्रिपाठी आइए, नमस्ते। त्र्यंबक जी प्रणाम भाई सर। साहब, हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा था। जी हेलो हाँ, बोलो त्र्यंबक। डॉक्टर शिव भाई साहब, आवाज आ रही है भाई साहब? त्र्यंबक जी, मैं आपको सुन रहा हूँ और रवि जी को भी सुन रहा हूँ। हाँ रवि जी, मैं जरा 2-3 बातें कह लूं, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई करिएगा। भाई साहब, ठीक। अपने कार्यकर्ता हैं अम्बेडकर नगर के डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी। हेलो कहाँ है बोलिए। महाराणा रणजीत सिंह? भाई साहब, डॉक्टर साहब हैं लाइन पे। वो एक बड़ा महाविद्यालय चलाते हैं, उनके पास करीब 15-20 हजार विद्यार्थी हैं। मेरी उनसे जी चर्चा कल हो रही थी स्वाध्याय मंडल को लेकर के। तो वो हाँ अपने यहाँ एक स्वाध्याय मंडल अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों और शिक्षकों को लेकर के। और हाँ, ऐसा जब 1 माह का ये स्वाध्याय मंडल चल जाएगा, तो फिर उसके साथ ऑनलाइन स्वाध्याय मंडल में आपको ये एक दिन आमंत्रित करना चाहते हैं। हम दौड़े चले आएंगे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कहाँ है महाराणा? डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी। अब राणा को आप महाराणा कर दीजिए। हाँ राणा राणा रणधीर सिंह जी, आप सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब, अपना माइक अनम्यूट करके बात करिए ना भाई साहब से। डॉक्टर साहब का माइक। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आपने सुन लिया? हमने जो विषय आपका रख दिया है, आपने सुन लिया ना? हाँ सुना डॉक्टर साहब आगे, वैसे डॉक्टर साहब लाइन पे आ गए हैं। ये अपने विद्यालय में एक बड़ा स्वाध्याय मंडल आयोजित करेंगे और एक हेलो डॉक्टर साहब कहिए। वैसे उनकी आवाज लगता नहीं आ पा रही है। सुना वैसे जी सुन लिया। तो ठीक है रवि विद्यालय जी, में कार्यक्रम हाँ हाँ, वो जो बात हुई थी आपसे, ठीक है रवि जी, अब आगे सवाल ले लीजिए लोगों के पहले। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हम शिवा। अकबरपुर जी से बेटा। महाराणा को सुनना चाहते हैं। प्रणाम भाई साहब। अकबरपुर से प्रणाम। महाराणा को बोलना चाहिए ना। हाँ, नमस्कार। कौन बोल? कल हमारा त्र्यंबक भाई साहब से बात हुई है। जी डॉक्टर साहब। जी 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 भाई साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कीजिएगा। सुन रहा जब भी आप हमको हूँ। जब भी आप हमको ऑनलाइन बुलाएंगे और चाहे सदैव बुलाएंगे, जब भी आप चाहेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे। हाँ जी 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 डॉक्टर शिवा त्रिपाठी कुछ कहने के लिए आई थी बीच में। क्या कह रही थी? बुला लीजिए, बुला लीजिए। आइए शिवा जी, आइए। डॉक्टर शिवा। हाँ ठीक, डॉक्टर साहब माइक ऑफ कर लीजिए। तो हमारी त्र्यंबक भाई साहब से बात हुई है। हाँ। और कॉलेज में ये स्थापना करने का और स्वाध्याय मंडल और ऑनलाइन तमाम जो हमारी को। जी भाई। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात भाई साहब ने सुन ली है, भाई साहब ने सहमति दे दी है। अब माइक म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर शिवा कुछ कह रही है। जी भाई साहब, बहुत बहुत डॉक्टर शिवा आइए। प्रणाम भाई साहब। राणा जी, आप तो बिल्कुल महाराणा हैं। बिल्कुल देह देख के लगता है आपकी देह देख कर लगता है कि आप महाराणा हैं। जी बोलो शिवा। डॉक्टर शिवा बोलिए। डॉक्टर शिवा आइए। मैं कुछ विशेष नहीं कर रही थी ना, मैं सर को प्रणाम कर रही थी। मैं कुछ विशेष नहीं बात कर रही थी, बाकी आप लोगों को मैं सुन रही हूँ। अच्छा। रवि जी और कोई प्रश्न है क्या? त्रिलोचन शर्मा, प्रश्न तो नहीं है। एक आ गया है। जी जी, एक आ गया है। ये प्रश्न ले लीजिए। बता रहे हैं, आज के परिवेश में जब समाज में विघटन की स्थिति व्याप्त है, ऐसी स्थिति में जाने और आने वाली पीढ़ी के बीच का सेतु कैसे विकसित किया जाए, जबकि दोनों पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक और मानसिक दूरी ज्यादा है? वैसे तो ये पूरा विषय है, लेकिन परिवार संस्था जितनी ताकतवर होगी, उतना ही यह सेतु ताकतवर होगा। इसलिए परिवार संस्था को ताकतवर बनाइए। परिवार संस्था को ताकतवर बनने के लिए जो जो उपक्रम कर सकते हैं वो करने चाहिए। और ये जो भारत की संस्थाएं हैं, भारत की संस्थाएं यानी परिवार संस्था, विवाह संस्था, तीज त्योहारों की संस्थाएं, तीर्थ यात्राओं की संस्थाएं, मंदिर मठों की संस्थाएं, पंचायतों की संस्थाएं, ग्राम और समूहों की संस्थाएं, इन संस्थाओं को जितना बल मिलेगा
उतनी मात्रा में यह सेतु ताकतवर होगा। यह संस्थाएं जितनी कमजोर होगी उतना हमारा सेतु कमजोर होगा। और आपने जो कहा कि आजकल विघटन की स्थिति है, आजकल की जो स्थिति है वह स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई है कि ये संस्थाएं कमजोर हुई। इन संस्थाओं की कमजोरी ने हमें विघटित किया है। क्रमशः इन संस्थाओं को ताकत देने वाला प्रयत्न करना चाहिए और यह प्रयत्न करते समय थकना नहीं चाहिए। थकता तब है आदमी जब वह परिणाम चाहता है और परिणाम न दिखते हैं तो अपने प्रयत्नों से थकने लगता है। तो यह ऐसा काम है कि इसके परिणाम तत्काल नहीं आते हैं। बिना थके काम कीजिए और जब स्वयं मरने लगे तो अपने काम का उत्तराधिकार किसी को दे करके जाइए। अनेक पीढ़ियों से काम करने पर यह स्थिति आती है। आज जिसे हम भारतीय समाज कहते हैं